Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. सो अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. और इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का आर्टिकल 311. तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो शुरू करते हैं वीडियो. तो सबसे पहले कि आर्टिकल 311 क्या कहता है. डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट. मतलब केंद्र या किसी राज्य में काम करने वाले किसी भी सिविल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके डिसमिसल के लिए और उनके रिमूवल के लिए या उनके रैंक को रिडक्शन करने के लिए, यानी कि उनको डिमोट करने के लिए जो आर्टिकल उसके साथ संबंधित है उसको आर्टिकल 311 बोलते हैं. So, no person who is member of civil service of the union or an all India service or civil service of a state or hold a civil post under the union or state shall be dismissed or removed by authority subordinate to that by which he was appointed. अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वो अथॉरिटी जिसने उस सिविल सर्विस एम्प्लॉय एम्प्लाई को नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था, तो वो अथॉरिटी उस पर्सन को, उस कर्मचारी को या एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं कर सकती. ओके, नो पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, मतलब किसी भी सिविल सर्विस में हो, यूनियन की हो, स्टेट की हो या फिर कोई सिविल पोस्ट हो, ठीक है, तो उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता बाय द अथॉरिटी. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो जिस पोस्ट के लिए जो सिविल सर्विस वाला एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उससे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी उसको कभी भी रिमूव या डिसमिस नहीं कर सकती. ओके, नो सच पर्सन एज अफोरसेड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक. उसका रैंक भी रिड्यूस नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते और डिसमिस भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेस अगेंस्ट हिम. सिर्फ अगर उसके लिए कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी बैठती है और जिसमें वो उसके एम्प्लॉय के जिसको निकालना है, तो उसके अगेंस्ट कोई चार्ज शीट दायर हुई है, तो उस केस में एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा सकता है, निकाला जा सकता है या फिर उसके रैंक को डिमोट किया जा सकता है. ओके, एंड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस चार्जेस प्रोवाइडेड. मतलब जिस एम्प्लॉय के ऊपर जिसको निकालने के लिए कोई चार्जेस लगे हैं, कोई दोष लगे हैं, तो उस एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी का मौका दिया जाए अपनी सफाई पेश करने के लिए, जहाँ पे वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है अगर उसके खिलाफ कोई जो है मतलब दोष लगे हैं. ठीक है, मतलब जो उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस हैं तो उसके अगेंस्ट वो अपनी दोबारा से रिप्रेजेंटेशन दे सकता है. और इसके साथ ही कि पेनल्टी जो भी उसको देनी है दैट मे बी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस एड्यूस्ड डूरिंग सच इंक्वायरी. इंक्वायरी के दौरान अगर कोई ठोस सबूत मिलता है तो उसके बेसिस पे जो भी पेनल्टी है वो इम्पोज की जा सकती है एम्प्लॉय के ऊपर. ओके, एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू गिव सच पर्सन एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेनल्टी प्रपोज्ड. एक बार पेनल्टी उसको दे दी गई है तो फिर उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन द रैंक ऑन ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्जेस. अगर किसी एम्प्लॉय के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगे हैं तो उसको डिसमिस करने के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम उसको कि जो अथॉरिटी है वो उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका दे. ओके, तो वहाँ पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं होती कि उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका देना है या नहीं देना है. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसमें रिप्रेजेंटेशन देनी जरूरी नहीं है. तो वहाँ पे है वेयर अ पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय द अथॉरिटी एम्पावर टू डिसमिस और रिमूव अ पर्सन टू रिड्यूस हिम इन द रैंक सेटिस्फाइड दैट फॉर सम रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय द अथॉरिटी इन राइटिंग. अगर अथॉरिटी जिसने एम्प्लॉय को निकाला है या निकालना है, अगर उस अथॉरिटी को ऑलरेडी इतनी शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी एम्पावरमेंट, तो अगर ऐसी अथॉरिटी लिख कर दे देती है एम्प्लॉय को डिसमिस करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए या फिर रैंक को रिड्यूस करने के लिए, तो ऐसे केस में
किसी भी तरह की इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस मे बी इज सेटिस्फाइड दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर राज्य की सिक्योरिटी को, राज्य की सुरक्षा को लेकर कोई मसला हो तो उस केस में इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती और साथ के साथ एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है। इट इज़ नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड सच इंक्वायरी if in respect of any such person as aforesaid a question arise whether it is reasonably practicable to hold such inquiry as referred to in clause। मतलब यहाँ पे अगर अथॉरिटी को लगे कि वहाँ पे कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन अराइज नहीं होता कि एम्प्लॉय को मौका देना चाहिए अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का, तो उस केस में भी रिप्रेजेंटेशन या इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती एम्प्लॉय को डिसमिस करने के लिए। तो इन सभी केसेस में क्या होता है, डिसीजन देयर ऑन of the authority empowered to dismiss or remove such person or reduce him in the rank shall be final। तो इसमें जो अथॉरिटी का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, एम्प्लॉय की रिप्रेजेंटेशन का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जो कोर्ट के क्या लॉ है एम्प्लॉय के लिए जिसको डिसमिस किया जाता है। तो ओरिजिनली द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड वाज गिवन टू सिविल सर्वेंट एट 2 स्टेजेस। तो मतलब क्या था कि शुरुआत में 2 तरीके से सिविल सर्वेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती थी। एक तो इंक्वायरी स्टेज के दौरान जब उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी होती थी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, या फिर जब उसको पनिशमेंट होती थी। तो दोनों टाइम पे वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता था एम्प्लॉय। बट अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तो इसमें क्या हुआ, इट एबोलिश द प्रोविजन फॉर सेकंड अपॉर्चुनिटी। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी की जो प्रोविजन थी उसको एबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया गया। ओके, दैट इज द राइट ऑफ द सिविल सर्वेंट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द पनिशमेंट, इसको खत्म कर दिया गया। वो अपनी पेनल्टी जो उसको मिलती है उसके अगेंस्ट कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। Hence, the present position is that where it is proposed to impose upon a civil servant the punishment or a dismissal, removal or reduction in the rank, it may be imposed on the basis of the evidence adduced at the inquiry without giving him opportunity of making representation on the penalty proposed। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को जो अभी करंट सिनेरियो है उसको हटाया जा सकता है या उसको रैंक को रिड्यूस किया जा सकता है विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन पेनल्टी प्रपोज। जब वो जो उसको पेनल्टी मिल गई तो उसके लिए वो एम्प्लॉय अपनी जो है अपने हक के लिए कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन इंक्वायरी स्टेज के दौरान अभी भी उसके पास पावर है कि वो चैलेंज कर सकता है अगर उसके पास कोई पुख्ता सबूत हो तो। सो आगे हम बात करें, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इनफिसेस्ट टू द सिविल सर्वेंट दैट इज इन द सेकंड सेफगार्ड मेंशन्ड अबव इंक्लूड। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी अपने जो भी एम्प्लॉय जिसको डिसमिस किया जाता है या रिमूव किया जाता है या फिर उसके रैंक को कम किया जाता है तो उसको देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड अपॉर्चुनिटी टू डिनाई हिज गिल्ट एंड एस्टैब्लिश हिज इनोसेंस, ताकि वो अपनी इनोसेंस को स्थापित कर सके। ओके, विच ही कैन ओनली डू, वो तभी कर सकता है अगर उसको बताया जाए कि उसके अगेंस्ट कौन से चार्जेस हैं। क्योंकि अगर उसको बताया ही नहीं जाएगा कोई इंक्वायरी के बारे में कि आपके साथ अगेंस्ट ऐसा कुछ चार्जेस लगे हैं, तो वो एम्प्लॉय को कुछ पता नहीं चलेगा कि उसके अगेंस्ट कौन से चार्जेस हैं, तो वो अपनी वहाँ पे इनोसेंस स्थापित नहीं कर सकेगा। तो अगर उसको बताया जाए कि उसके पास अगेंस्ट कौन से एलिगेशन है, कौन से दोष लगे हैं और विच सच चार्जेस आर बेस्ड, मतलब किसके ऊपर, किसके आधार के ऊपर उसके ऊपर ये दोष लगे हैं, तो ये सब एम्प्लॉय को बताना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट हिम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय जिसको रिमूव किया गया है, डिसमिस किया गया है, तो उसके अगेंस्ट जिसकी भी कोई विटनेस होती है तो उस विटनेस देने वाले को क्रॉस एग्जामिन करके भी वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है एम्प्लॉय जिसको डिसमिस किया गया हो। ओके, और एनी अदर विटनेस इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस, वो अपने डिफेंस में कोई और विटनेस भी जो है पेश कर सकता है एम्प्लॉय। क्लियर है? सो आगे हम बात करते हैं कि द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट सप्लाई अ कॉपी ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर्स रिपोर्ट टू द डेलिक्वेंट सिविल सर्वेंट।
मतलब जिस भी कमेटी ने एक्शन लिया होता है एम्प्लॉय के ऊपर, उस कमेटी के द्वारा उस एम्प्लॉय के ऊपर जिसको भी डिसमिस किया है, जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, तो उसकी कॉपी, जो भी इंक्वायरी की कॉपी होती है वो एम्प्लॉय को देनी जरूरी है। और साथ में उसमें जो भी टिप्पणियाँ होती है उसको कमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी उसमें सब मेंशन होने चाहिए। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट सप्लाई अ कॉपी ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट। तो इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट की एग्जैक्ट जो भी कॉपी होती है वो प्रोवाइड करनी चाहिए सिविल सर्वेंट को। सो नेक्स्ट हमारा आता है पीपल हु आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 311। तो 311 आर्टिकल के तहत कौन कौन से लोग सुरक्षित होते हैं, तो वो है सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस ऑफ एनी स्टेट और पीपल हु होल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और एनी स्टेट। तो ये 4 तरह के जो एम्प्लॉय होते हैं ये आर्टिकल 311 के तहत इनको सुरक्षा प्रदान होती है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। डिपार्टमेंट के अंदर जो भी इंक्वायरी होती है, इंटरनल इंक्वायरी अगेंस्ट द एनी एम्प्लॉय, तो उसमें क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, वो बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको। द सिविल सर्वेंट इज गिवन अ फॉर्मल चार्ज शीट ऑफ द चार्जेस आफ्टर एन इंक्वायरी ऑफिसर इज अपॉइंटेड। तो सबसे पहले चार्ज शीट जो है वो एम्प्लॉय को थमा दी जाती है और उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। The civil servant can choose to have a lawyer or represent himself। जो जिसके अगेंस्ट, जिस एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाना होता है, तो वो एम्प्लॉय अपना वकील जो है वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, उसकी तरफ से केस लड़ने के लिए, या फिर वो अपने आप को भी खुद से रिप्रेजेंट कर सकता है। और साथ ही जो विटनेसेस होते हैं, जो गवाही देते हैं किसी भी तरह के चार्जेस की, तो witnesses can be called during the department inquiry following which the inquiry officer can prepare a report। उसके बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो रिपोर्ट तैयार करता है और वो सबमिट करता है टू द गवर्नमेंट फॉर द फर्दर एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो बने रहें मेरे चैनल के साथ हमेशा के लिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।